नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आईबीपीएस प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के कुछ पजल्स के क्वेश्चंस आज हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 22 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और अपनी लास्ट क्लास को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था। अब आगे बढ़ने की बारी है दोस्तों। अब नेक्स्ट 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं, अब इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे फुल मार्क्स कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास। दोस्तों देखिएगा, आपके सामने पजल का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। दी 8 बॉक्सेस, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, एक काम ये कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, 1.5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए टाइमर ऑन कर देते हैं दोस्तों, टाइमर ऑन कर देते हैं। चलिए, मैंने 1.5 मिनट का एक टाइमर ऑन कर दिया है दोस्तों। अब इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, बारी है इसके सोल्यूशन की तरफ चलने की। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। 8 बॉक्स है, 8 बॉक्स हैं, WRTUOPA, जिनको ऊपर से नीचे व्यवस्थित किया गया है। तो आप 8 बॉक्स के लिए एक जगह बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 8 बॉक्सेस के लिए हमें क्या करनी है, एक जगह बनानी है, मतलब एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। यस, ऑल सेट, आगे बढ़ने की बारी है। 4 बॉक्स वाई और ए के बीच में है, तो जो भी हमारी अनसर्टेन इंफॉर्मेशन है उनको यहाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं। वाई और ए के बीच में कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स हैं। चलिए, ए और डब्ल्यू के बीच में एक बॉक्स है, तो ए और डब्ल्यू के बीच में एक बॉक्स है। आगे चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ए और डब्ल्यू के बीच में एक बॉक्स हो गया। डब्ल्यू और ओ के बीच में 3 बॉक्स हैं, डब्ल्यू एंड ओ के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो ये लीजिए डब्ल्यू एंड ओ के बीच में 3 बॉक्स हैं। नेक्स्ट, आगे चलना होगा। y और p के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है, तो y एंड p के बीच में +4 होंगे। नेक्स्ट, जितने बॉक्स r एंड t के बीच में है उतने ही बॉक्स t और o के बीच में है, यानी r t o। t आपका सेंटर पॉइंट पे आएगा और r और t के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स t एंड o के बीच में। लेट अस अज्यूम कि r और t के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो दोस्तों t और o के बीच में भी 2 बॉक्स होंगे। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो बॉक्स हैं वो कैसे होंगे? आपके सेम बॉक्स होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। चलो आगे बढ़ो। यू टी और पी के ऊपर है, जो यू बॉक्स है ना वो टी और पी के ऊपर है। टी एंड पी
के ऊपर कौन सा बॉक्स है, इनके ऊपर यू बॉक्स है। इसने ऐसा नहीं कहा कि जस्ट ऊपर है, हाँ, लेकिन इनके ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन हो चुकी है दोस्तों खत्म। दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन अनसर्टेन है, कोई भी फिक्स इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। जब इंफॉर्मेशन अनसर्टेन होती है तो हमें क्या करना होता है कि जिसकी कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है उस इंफॉर्मेशन को पिक करो और पजल को बनाना शुरू करो। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि वाई और ए के बीच में 4 बॉक्स है। अब y और a को सेट करते हैं तो w आ जाएगा, क्योंकि a की वजह से w आ रहा है, w की वजह से o आ रहा है, ठीक है। फिर r t o ये सेट हो जाएंगे, भाई o आ गया तो r t o सेट कर सकते हैं। और y को ही रखता है तो y की वजह से p भी आ जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी खासी दे रखी है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली एक एक कंडीशन को उठाना है और बनाना शुरू करना है। दोस्तों यही से उठा लेते हैं, y और a के बीच में 4 बॉक्स है। y और a के बीच में 4 बॉक्स है। लेट अस अज्यूम कि y आपका नंबर 1 पे यहाँ पे रखा है, तो 1 2 3 4, तो a को यहाँ रख देते हैं क्योंकि y और a के बीच में 4 बॉक्स है, 1 2 3 4। a और w के बीच में दोस्तों इसने बोला है कि a और w के बीच में एक बॉक्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि w आपका नंबर 4 पे आ सकता है, w आपका नंबर 8 पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अब मैं तो क्या करूंगा, यहाँ पे कलर चेंज करूंगा, ठीक है, क्योंकि जो ब्लू कलर वाला है ये मैंने फिक्स किया है। लेकिन अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो अनसर्टेन है, वो फिक्स नहीं है, उसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। आपको क्या करना होगा कि जो फिक्स इंफॉर्मेशन है वो तो पेन से लिख लो, और जो अनसर्टेन इंफॉर्मेशन है दोस्तों उसको आप पेंसिल उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए पेंसिल उठाते हैं, आप तो पेंसिल उठाइए और मैं यहाँ पे इसको दूसरे कलर में ले लेता हूँ। चलो रेड कलर में ही ले लेते हैं, या फिर इसको ले लेते हैं पिंक में, ठीक है। अब देखो ए और डब्ल्यू के बीच में कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स है। दोस्तों मैं डब्ल्यू को है ना यहाँ पे रख रहा हूँ एक बार नंबर 4 पे, हो सकता है कि ये गलत हो। यदि ये गलत होगा तो मैं पिंक वाला पोर्शन जितना भी होगा उसको हटाऊंगा और फिर डब्ल्यू को नंबर 8 पे रख के देखूंगा, ठीक है। इस पजल को सॉल्व करने का दोस्तों यही तरीका है और कोई भी तरीका आपके पास नहीं, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ने की बारी है। W एंड O के बीच में 3 बॉक्स है, तो O देखो W आपका सेट हो गया तो अब O आ जाएगा ना, तो 1 2 3 O आपका नंबर 8 पे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं W और O के बीच में 3 बॉक्स है। आगे देखिएगा, इसने हमसे ये कहा है कि Y और P के बीच में +4 है, यानी Y और P के बीच में बॉक्स होने चाहिए 4 से ज्यादा। 4 नहीं चलेगा, 4 से ज्यादा चाहिए। तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब P आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर 7 पे आ सकता है। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ने की बारी है। अब इस वाली इंफॉर्मेशन को देखना कि आर टी ओ, यानी टी सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए और उसके ऊपर आर होना चाहिए, उसके नीचे ओ होना चाहिए। टी आर टी ओ के बीच में जो नंबर ऑफ बॉक्सेज है वो सेम होने चाहिए। अब दोस्तों यदि हम इसको सेट करें तो देखो ओ यदि आपका यहाँ पे है तो टी को यदि मैं यहाँ रख दूं तो अब आप देख सकते हैं कि टी एंड ओ के बीच में 2 बॉक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर और टी के बीच में भी 2 बॉक्स होने चाहिए, तो 1 एंड 2। एग्जैक्टली दोस्तों आर और टी के बीच में 2 बॉक्स आपके बहुत इजीली बैठ सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि पी और टी के बीच, पी और टी के ऊपर यू होना चाहिए। तो दोस्तों देखो यदि मैं यू को यहाँ प्लेस करता हूं तो आप देखिए ये जो यू है ये वाकई में पी और टी के ऊपर ही आ रहा है। इसका मतलब जो कंडीशन हमने पिक करी थी, डब्ल्यू को जो हमने नंबर 4 पे बैठाया था, ये बिल्कुल सही हो गया। मान लीजिए दोस्तों यदि डब्ल्यू आपका नंबर 4 पे सेट नहीं हो पाता तो फिर हम डब्ल्यू को नंबर 8 पे रखते, वो भी सेट नहीं हो पाता तो फिर हमने जो वाई और ए को फिक्स किया है ना, फिर वाई और ए को कहीं ना कहीं हमें इनको हटाना पड़ेगा और दूसरी कोई कंडीशन पे सेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर सेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फर्स्ट क्या कहता है, कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो बॉक्स है वो वाई है, वाई का मतलब हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ने की बारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, y और t के बीच में कितने बॉक्स हैं। तो y और t के बीच में कितने बॉक्स हैं आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि y आपका नंबर 1 पे है तो 1 2 3, y और t के बीच में कितने बॉक्स होंगे, 3 बॉक्स होंगे। तो 3 का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, o के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स है। तो o के जस्ट नीचे का बॉक्स पूछा है, तो o के जस्ट नीचे तो कोई भी बॉक्स नहीं है, ठीक है। o के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं है तो ये यहाँ पे नन आंसर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो नन के अंदर और एक नन ऑफ दीज के अंदर। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है कि नन और नन ऑफ दीज ये एक ही बात है। जी नहीं दोस्तों, नन अलग होता है, नन ऑफ दीज अलग होता है।
नन ऑफ दीज का मतलब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। यदि मान लीजिए कि वाई की जगह पर यहां पे होता नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब ये होता कि जो चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं ए बी सी डी, इनमें से हमारा एक भी आंसर नहीं है। तो नन ऑफ दीज यानी इनमें से एक भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर कुछ और ही है, बट वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ए बी सी डी में प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई हम यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। और नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि जीरो की बात करता है। किसकी बात करता है ये दोस्तों, ये बात करता है जीरो की। ठीक है, नन का मतलब कोई नहीं, एक भी नहीं है, जीरो है, जीरो। अब जैसे यहाँ पे ओ के ठीक नीचे कितने बॉक्स थे, एक भी बॉक्स नहीं था, जीरो बॉक्स थे, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि क्या होगा, नन होगा। अब सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर नन भी होता, नन ऑफ दीज भी होता, तो आपको क्या आंसर देना होगा, तो आपको नन आंसर देना होगा, नन ऑफ दीज नहीं देना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डब्ल्यू के ठीक ऊपर कितने बॉक्स हैं, डब्ल्यू के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है, सॉरी डब्ल्यू के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे डब्ल्यू के जस्ट ऊपर यू है। तो यू का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपसे कहता है कि ऑन अ सर्टेन बेसिस y इज रिलेटेड टू यू, y का रिलेशन u के साथ, w इज रिलेटेड टू a, w का रिलेशन a के साथ, y u से और w a से। आइए जरा देखो, y का रिलेशन u के साथ क्या है कि y से एक छोड़ के u आता है, y से एक बॉक्स छोड़ के u आता है। w का रिलेशन a के साथ क्या है कि w से एक बॉक्स छोड़ के a आता है। आप देखना क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन द सेम वे देन ऑन द बेसिस विच बॉक्स विल बी रिलेटेड टू r, तो r से रिलेटेड कौन सा बॉक्स है, तो देखिए दोस्तों r से रिलेटेड हमारा बॉक्स होगा बॉक्स w। भाई r से नीचे एक बॉक्स छोड़ के क्या आ रहा है, w आ रहा है, तो w हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी ऑप्शन ई इज करेक्ट। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए जरा समझते हैं। हाउ शुभम इज रिलेटेड टू शिवानी, यानी शुभम का शिवानी से क्या रिश्ता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, किसी भी बंदे या बंदी या कोई भी पर्सन का नाम सुन के हम उसका जेंडर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो शुभम नाम सुन के ऐसा मत कहना कि लड़का होगा, शुभम कोई लड़की भी हो सकती है। ठीक है, आपको यदि इसका बेटर एग्जांपल समझना है तो एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, छुप छुप के, शीतल वाला किस्सा याद कर लीजिए, आपको पूरी पूरी रीजनिंग का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए डेटा नंबर 1 हमारा क्या कहता है। भाई देखो दोस्तों एक बात को समझने की कोशिश करो, यदि शुभम का शिवानी से रिलेशन चाहिए तो डेटा नंबर 1 के अंदर शुभम और शिवानी इन दोनों के नामों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो देखिए जरा, यहाँ शुभम का नाम भी है और शिवानी का नाम भी है, तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर हो सकता है। तो चलो एक बार इसका अपन फैमिली ट्री बना लेते हैं। शुभम मीनल का भाई है, शुभम जो है ये ब्रदर है, ये ब्रदर है दोस्तों, और ये ब्रदर किसका है, ये मीनल का ब्रदर है। नेक्स्ट, शिवानी पूजा की भतीजी है, शिवानी इज द नीस ऑफ पूजा, शिवानी पूजा की भतीजी है, तो यहाँ तो कोई लिंक नहीं बन रहा। भाई शिवानी पूजा की भतीजी है तो ये लो, ये पूजा है, पूजा के ब्रदर, और इनके नीचे कौन, शिवानी। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ लिंक हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो ये डेटा तो हमारा इनसफिशियंट है। सेकंड वाले डेटा को देखो, नीरज मीनल के चाचा है, नीरज है ना मीनल के चाचा है, तो नीरज यदि मीनल के चाचा है तो ये लीजिए दोस्तों, नीरज मीनल के चाचा है, तो हम यहां बना देते हैं मीनल के फादर, और यहां लिख देते हैं नीरज। अब आप देख सकते हैं नीरज मीनल के चाचा है, यानी मीनल के फादर ब्रदर कौन है, मीनल के फादर के ब्रदर है नीरज, तो नीरज चाचा है किसके, मीनल के, और प्रीति के भाई हैं, और ये जो नीरज है ना ये प्रीति के भाई हैं, ये जो नीरज है ये प्रीति के भाई हैं, तो ये लीजिए प्रीति को यहाँ लिख देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप बता सकते हैं कि शुभम का शिवानी से क्या रिलेशन है। अब दोस्तों शुभम यहाँ पे है बट शिवानी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ तो कुछ लिंक हमें बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पूजा को इस फैमिली ट्री में कैसे लिंक करेंगे, लिंक नहीं बन रहा है, अल्टीमेटली हमारा लिंक नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेटा 1 इज सॉरी इनसफिशिएंट, while डेटा सेकंड इज आल्सो इनसफिशिएंट। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं आता है, तो फिर neither डेटा फर्स्ट नॉट डेटा सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, हमसे फेस का कोड पूछा जा रहा है दोस्तों, फेस का कोड देखिएगा। अब यहाँ पे नो वन विद फेस, तो फेस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है,
नो वन हैज फेस, तो फेस हमारे पास यहाँ भी गिवन है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि नो वन, नो वन ये दोनों भी कॉमन है, तो डेटा वन इज इनसफिशिएंट। ठीक है, डेटा वन से हम फेस का कोड डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा डेटा वन क्या हो गया, इनसफिशिएंट हो गया। डेटा सेकंड को देखिएगा, फेस हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और देखिए इसमें फेस और कहीं पे है क्या, नहीं फेस और कहीं नहीं दिया। कुल मिला के यदि हम इन दोनों डेटा को मिलाएं, अब यहाँ देखो ऑफ नो लाइट दिया है, अब नो और लेकिन लाइट नहीं है, तो कुल मिला के यदि हम इन दोनों डेटा को मिलाते हैं तो देखिए दोस्तों, नो 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 और नो, तो नो तो सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है, सब में कॉमन आ रहा है, तो नो तो आपका सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। वन को देखिए, वन यहाँ है, वन यहाँ है, वन आपका यहाँ नहीं है, और वन आपका यहाँ है, तो वन भी आपका सीधा सीधा एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, अब यदि हम यहाँ देखें तो ऑफ लाइट आपको दिया है, ठीक है। अच्छा इधर देखो दोस्तों, विद यहाँ आपको नजर आ रहा है, लेकिन विद और कहीं पर भी नहीं है। अब यदि हम सिर्फ फेस को पकड़े ना, फेस को, तो देखिए फेस यहाँ पे कॉमन है, फेस यहाँ भी है, और फेस यहाँ भी है। अब यदि हम नो वन को हटा देते हैं, नो और वन को हम, क्योंकि नो और वन तो सभी में कॉमन आ रहे हैं, तो वो तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बताइए दोस्तों क्या हमारे पास फेस का कोड रह जाएगा? यस, बिल्कुल रह जाएगा। तो इसका मतलब दोनों डेटा को यदि हम मिलाते हैं तब जाकर के हमारा आंसर आ पाएगा। तो बोथ डेटा आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। तो फेस 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 आपकी फर्स्ट लाइन में भी है, सेकंड लाइन में भी है, और सेकंड डेटा की फर्स्ट लाइन में भी फेस कॉमन आ रहा है, नो भी कॉमन आ रहा है, लेकिन नो है ना सेकंड डेटा की सेकंड लाइन में भी आ रहा है, तो नो को तो हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक पजल का क्वेश्चन है, इसमें आपको जनवरी से लेकर मार्च तक इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन को एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ और टाइमर भी ऑन कर देता हूँ। ये लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, अब मैं इसके लिए टाइमर ऑन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए टाइमर होगा दोस्तों 2 मिनट का, मैं आपको 2 मिनट का टाइम स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, बारी है सोल्यूशन की। अब देखिएगा, 9 व्यक्ति हैं, यानी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अलग अलग महीनों में जन्म हुआ है, यानी जनवरी मार्च। तो एक बार के लिए हम सबसे पहले तो इनके जो मंथ्स है उनको फिक्स कर देते हैं, और थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा क्वेश्चन को और भी छोटा कर देता हूँ। चलिए, जनवरी है, मार्च है, ध्यान रखना फेब नहीं है इसमें, जनवरी मार्च
मार्च के बाद अप्रैल, मई, जुलाई, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, देन नवंबर। चलिए इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को लिखना जरूरी है। तो करते हैं स्टार्ट। पी और टी के बीच में चार व्यक्तियों का जन्म हुआ। पी और टी के बीच में चार का जन्म हुआ, तो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। पी और टी के बीच में कितनों का जन्म हुआ है? चार का हुआ है। आगे बढ़ो। पी का जन्म टी से पहले हुआ है। पी का जन्म टी से पहले हुआ है तो इस वाले एरो को बना दो, ठीक है। टी के ऊपर कौन आएगा? पी आएगा। नेक्स्ट, क्यू का जन्म जुलाई के बाद 30 दिन वाले महीने में हुआ। क्यू का जन्म जुलाई के बाद 30 दिन। तो जुलाई के बाद देखो दोस्तों अगस्त आता है, अगस्त में 31 दिन होते हैं। एक तो सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, ठीक है, तो ये तो आएगा ही नहीं। नवंबर में कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो इसका मतलब क्यू का जन्म या तो सितंबर में हो सकता है या फिर नवंबर में हो सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं हम। क्यू आपका सितंबर में भी आ सकता है, एज वेल एज क्यू आपका नवंबर में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ने की बारी है। नेक्स्ट, टी का जन्म क्यू के बाद और आर से पहले हुआ। यानी टी है ना, टी आपका क्यू के तो बाद हुआ है और आर से पहले हुआ है, ठीक है। टी आपका क्यू के बाद में, आर के पहले पैदा हुआ है। एक्स से पहले जितने व्यक्ति पैदा हुए थे, आर के बाद भी उतने ही पैदा हुए। यानी बिफोर एक्स एंड आफ्टर आर, आफ्टर आर इक्वल नंबर ऑफ पीपल क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं। समान संख्या में लोग पैदा हुए हैं बिफोर एक्स आफ्टर आर। यानी एक्स के पहले और आर के बाद सेम नंबर होगा। यदि एक्स के पहले मान लो 2 लोग पैदा हुए तो आर के बाद भी 2 लोग पैदा होंगे। एक व्यक्ति यू और वी के बीच में पैदा हुआ। यू और वी के बीच में एक पर्सन आएगा, इसको लिख लेते हैं। यू और वी के बीच में एक पर्सन है। नेक्स्ट, एस का जन्म यू से पहले और डब्ल्यू के बाद। एस है ना, यू से तो पहले आएगा और ये जो एस है ये डब्ल्यू के बाद आएगा। चलिए इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस क्यू की बात करते हैं। क्यू आपका सितंबर में भी आ सकता है और क्यू आपका नवंबर में भी आ सकता है। अब देखो क्यू आपका सितंबर में और क्यू आपका नवंबर में भी आ सकता है। अब लेकिन आप इस वाली इंफॉर्मेशन को देखो कि क्यू के नीचे आना चाहिए टी और टी के नीचे आना चाहिए आर। कुल मिला के क्यू के नीचे टी और आर आने चाहिए। यानी क्यू के नीचे कम से कम 2 लोगों के लिए जगह खाली तो होनी चाहिए। अब हम ये बात कह रहे हैं कि क्यू आपका यहां भी आ सकता है और क्यू आपका यहां भी आ सकता है। दोस्तों यदि आपने क्यू को नवंबर में रख दिया तो उसके नीचे टी और आर के लिए तो जगह ही नहीं बच रही ना। दैट इज वाई हम यही कहेंगे कि क्यू आपका नवंबर में नहीं आ सकता। अब क्यू के नीचे टी और टी के नीचे आर चाहिए, तो क्यू के नीचे टी और टी के नीचे आर इस तरीके से सेट हो जाएगा। कुल मिला के ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई और ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट को देखना। अब दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ये थी हमारे पास कि आफ्टर आर और बिफोर एक्स सेम पर्सन है। तो आफ्टर आर 0 पर्सन है, तो इसका मतलब एक्स के पहले भी 0 होंगे। एक्स के पहले यदि 0 होंगे तो एक्स को हमें जनवरी में सेट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन की हुई हमारी कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति पैदा हुए हैं। टी आपका अक्टूबर में है, तो 1 2 3 4, तो पी आपका अप्रैल में आ जाएगा। नाउ यू कैन सी कि पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति पैदा हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों आपकी हुई कंप्लीट। अब देखना जरा, यू और वी के बीच में एक व्यक्ति पैदा हुआ है और इस एस को ऐसे सेट करना है कि एस के ऊपर यू होना चाहिए और एस सॉरी यू के ऊपर एस होना चाहिए और एस के ऊपर डब्ल्यू होना चाहिए। इस एस को ऐसे सेट करो कि उसके नीचे यू आ जाए और फिर उसके ऊपर डब्ल्यू होना चाहिए और यू और वी के बीच में एक बंदा भी आना चाहिए। तो आइए जरा इस यू को सेट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग पेंसिल उठा लीजिए, मैं दूसरा कलर उठा लेता हूँ। अब दोस्तों लेट अस अज्यूम कि यू हमारा यहाँ पे है इस जगह, ठीक है। तो यू और वी के बीच में एक व्यक्ति पैदा हुआ है, तो ये लीजिए यू और वी के बीच में एक व्यक्ति पैदा हुआ है, तो वी आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसने हमसे कहा था कि यू के ऊपर एस, तो यू के ऊपर एस को यहाँ रख दें
और एस के ऊपर डब्ल्यू, एस के ऊपर डब्ल्यू को यहाँ रखते हैं, तो बताओ जरा ये आपकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? जी हाँ दोस्तों, हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन भी हुई कंप्लीट, हमारी ये इंफॉर्मेशन भी हुई कंप्लीट, सारी इंफॉर्मेशन हमारी कट चुकी हैं। इसका मतलब हमारी पजल बनके तैयार हो गई है। तो ये पजल आपकी इस तरीके से सॉल्व होगी और इसका सोल्यूशन आपके सामने है। आइए जरा बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्म अगस्त में हुआ? हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन अगस्त? अगस्त में किसका जन्म हुआ है दोस्तों? तो अगस्त में हुआ है यू का जन्म। तो यू का मतलब हमारा होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एस वाज बोर्न? एस का जन्म पूछ रहा है, तो दोस्तों एस का जन्म हुआ है जुलाई में। तो जुलाई का मतलब नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, पिछले में भी नन ऑफ दीज था। चलो देख लेते हैं एक बार, इस वाले क्वेश्चन से हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखो, यदि W अप्रैल से रिलेटेड है तो और V जुलाई से रिलेटेड है, तो चलना एक बार W अप्रैल से। आप देख सकते हैं कि W के जस्ट नीचे अप्रैल है और V के जस्ट नीचे जुलाई है, ठीक है। और देखो V जुलाई से, तो P का रिलेशन किससे होगा? तो P का रिलेशन देखते हैं दोस्तों, P का रिलेशन किससे होगा? तो P का रिलेशन आपका आएगा मई से। तो मई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। बस क्वेश्चन को यही पढ़ करके छोड़ दो। निम्नलिखित पांच में से चार एक समान है। इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़कर छोड़ देना है, अब इसको आगे नहीं पढ़ना। इसका मतलब ये है कि ये जो पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन एक जैसे हैं, इन पांच में से चार एक जैसे हैं, इनके बैठने की व्यवस्था के अकॉर्डिंग या फिर इनका जो अरेंजमेंट है मंथ्स वाइज उसके अकॉर्डिंग चार एक जैसे हैं, एक अलग है। जो अलग है वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे RSTUV, तो RSTUV देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सोल्यूशन मैंने लिख रखा है, हमारा जनवरी में एक्स आ रहा था, बिल्कुल सही है, जनवरी में एक्स, WP, और यहाँ पे आर आ रहा था, बिल्कुल ठीक है, अरेंजमेंट एकदम करेक्ट है। सुनना जरा, आर आर के लिए बात करें तो दोस्तों आर आता है नवंबर में, और नवंबर में कितने दिन होते हैं? नवंबर में हो जाते हैं आपके पास 30 दिन। एस, एस का रिलेशन देखो, एस आता है जुलाई में और जुलाई में होते हैं 31 दिन। और देखते हैं टी, टी में देखिए दोस्तों, टी है आपका अक्टूबर में और अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। नेक्स्ट, यू, यू में देखो, यू आता है अगस्त में, अगस्त में भी होते हैं 31 दिन। नेक्स्ट, वी, वी आपका आता है मई में और मई में भी दोस्तों कितने होते हैं? 31 दिन। यानी आपके यहाँ पे चार ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, चार बंदे ऐसे हैं जिनका जन्म जिस मंथ में हुआ है उस मंथ में 31 दिन है। लेकिन आर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म नवंबर में हुआ है, नवंबर में दोस्तों 30 दिन होते हैं। तो चार ने एक ग्रुप बनाया और जो अलग है वो आपका आर है। तो आर है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। 2 मिनट का समय है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैंने यहाँ पे टाइमर भी ऑन कर दिया है। करिए स्टार्ट।
टाइम इज ओवर, करते हैं स्टार्ट। तो जैसा मेरे को पता लगा, मैंने एक दो लाइनें पढ़ी तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये आपका स्क्वायर पहले ही बना के तैयार कर दिया है। ठीक है, अब आपसे क्या कहता है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर 8 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति मेज के बीच में बैठे हैं और सभी केंद्र की ओर मुख किए हुए, यानी 4 जो पर्सन है ये आपके यहाँ बैठेंगे और मेज के कोने पर बैठे हैं, सॉरी मिडिल ऑफ द स्क्वायर है, तो ये सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। शेष 4 कोनों पर बैठे हैं और सभी बाहर का सामना करते हैं, और ये जो बंदे हैं ये कॉर्नर्स पे हैं और ये सभी आउटसाइड फेस करते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे देखते हैं। P और U के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो P और U के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करने की है, ध्यान लिख लेते हैं। P और U के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। आगे बढ़ो, तो हो गया P और U के बीच 2 व्यक्ति हैं। R P का एक निकटतम पड़ोसी है, R है ना P का नेबर है, तो R P का नेबर है, तो ये लीजिए R P का नेबर हो गया। S के विपरीत बैठा है, R P का तो नेबर है लेकिन किसके अपोजिट बैठा है, S के अपोजिट बैठा है। नेक्स्ट, T V के राइट को तीसरा है, तो V के राइट में तीसरे नंबर पे कौन आएगा, T आएगा। नेक्स्ट, W T के ठीक दाएं बैठा है, T के इमीडिएट राइट में IR, देखो IR का मतलब होगा इमीडिएट राइट, T के इमीडिएट राइट में, T के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, W बैठा है। नेक्स्ट, Q W की ओर है, Q फेसेस W, यानी Q फेसेस W है, यानी Q W को फेस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि Q और W सिर्फ और सिर्फ कहां बैठ सकते हैं, लाइन के बीच में ही बैठ सकते हैं, क्योंकि यदि मान लो Q को आपने यहां बैठाया, W को यहां बैठाया, तो लाइन यदि ये होती ना कि अपोजिट बैठे हैं तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइन ये है कि Q और W एक दूसरे को फेस करते हैं, तो Q और W को हम कॉर्नर्स पे नहीं बैठा सकते, हमें Q और W या तो यहां बैठाने होंगे या फिर यहां बैठाने होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो Q और W आपके एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों इनसाइड फेस करेंगे, दोनों आपके इनसाइड फेस करेंगे। तो दोस्तों इसको यहीं से उठा लेते हैं, W को किसी ना किसी एक मिडिल ऑफ द लाइन पर बैठा देते हैं। यदि मैंने W को यहां बैठाया, कलर चेंज कर लेते हैं, यदि मैं W को यहां बैठाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो लाइन के किसी बीच में ही आएगा, तो Q के अपोजिट बैठेगा, तो Q को भी मैंने बैठा दिया, Q और W एक दूसरे के अपोजिट है, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अब T के इमीडिएट राइट में W है, T के इमीडिएट राइट में W है दोस्तों, तो T को यदि मैं यहां बैठाता हूं, तो नाउ यू कैन सी कि T के इमीडिएट राइट में कौन है, W है, क्योंकि T का फेस आउटसाइड है और राइट का मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड फेस कर रखा है, तो देखो दोस्तों राइट का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। V के राइट में तीसरा T बैठा है, V के राइट को तीसरा T है दोस्तों, तो इसका मतलब V हमारा यहाँ बैठेगा। अब आप देख सकते हैं कि V के राइट में तीसरा T है, ये हो गया कंप्लीट। R एंड S एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, ये एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं, इसने कहा अपोजिट बैठे हैं, तो अपोजिट बैठे हैं, तो अपोजिट तो दोस्तों कहाँ आ सकते हैं, अपोजिट सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते। आर एंड एस एक दूसरे के अपोजिट बैठे, ठीक है, ये हो गया। आर पी का नेबर है दोस्तों, यदि आपने आर को यहां बैठाया तो फिर पी कहां बैठेगा, इसका मतलब पी को यहां बैठा दो और जो आपका आर है उसको यहां बैठा दीजिए इस जगह पर, और एस को आप यहां बैठा दो, ठीक है ना, एस को यहां बैठा दीजिए, तो कुल मिला के ये हमारा सेट हो गया। और पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ये लीजिए दोस्तों यू आपका यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ बन चुका है। आइए जरा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। P के बाएं गिने जाने पर P और V के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, P और V, P से लेफ्ट काउंट करना है और P और V के बीच में कितने पर्सन है। दोस्तों P का फेस इनसाइड है, तो P 1 2 3, P और V के बीच में 3 पर्सन ही आ रहे हैं, चाहे लेफ्ट काउंट कर लो चाहे राइट काउंट कर लो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 3 पर्सन आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू R, R से खड़े होकर देखो Q कहां बैठा है, आर से खड़े होकर देखो, आर से खड़े होकर देखो क्यू कहां बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, क्योंकि आर का फेस आउटसाइड, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में थर्ड बताना है, क्यू के राइट में थर्ड बताना है, क्यू आपका यहाँ पे है, इसके राइट में, इसका फेस इनसाइड है, तो राइट इस तरीके से चलेंगे 1 2 3, तो क्यू के राइट में थर्ड कौन है, एस, तो क्यू के राइट में थर्ड कौन है, एस, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, बस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, सीधे सीधे ऑप्शन पे जंप कर लो। क्यू,
क्यू के लिए क्या पता चलता है दोस्तों कि क्यू आपका लाइन के बीच में है, ठीक है। आगे देखो क्यू के बाद में आर, तो आर आपका दोस्तों, आर आपका कॉर्नर पे है, ठीक है। और देखिए एस, तो एस आपका देखते हैं कहां पे है, सॉरी एस आपका कॉर्नर पे है, ठीक है। टी और यू को और चेक कर लो, टी और यू कहां बैठे हैं दोस्तों, टी कॉर्नर पे है, यू भी कॉर्नर पे। चार ऑप्शन ऐसे हैं जो कॉर्नर पे आ रहे हैं, लेकिन अकेला ये जो क्यू है ना, ये ऐसा बंदा है जो कॉर्नर पे नहीं है, जो लाइन के बीच में है, तो यही हमारा आंसर होगा। पांच में से चार एक जैसे हैं, एक अलग है, जो अलग है वही आपका उत्तर है। तो ये सोल्यूशन हमारा हो गया। चलिए, कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाए, तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का। दोस्तों मैं पहले बता देता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें। कल्टीवेटर में पहले और छठे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान भी आपस में बदल दिए जाएं, और परिवर्तन के इसी क्रम को आगे भी जारी रखा जाए, तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पिछले मॉक टेस्ट के अंदर भी सॉल्व कराया था। मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है कि कल्टीवेटर वर्ड जो है इसको बीच में से ब्रेक कर दो। इसको बीच में से ब्रेक करोगे तो ये लीजिए इस तरीके से बीच में से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब आप देखना इसने पूछा क्या है, नई व्यवस्था में बाएं से तीसरा। अब ये जो VATOR है ना, ये उठ करके यहां आएगा आगे की तरफ। कुल मिला के जो V है ना, ये लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगा। तो बताइए जरा, यहीं से हम लेफ्ट में तीसरा काउंट कर लेते हैं, तो बताओ जरा, यहाँ लेफ्ट से तीसरा टी आता है, टी का मतलब ऑप्शन सी करें। दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है, अच्छा लगा है, तो हमारे फुल मार्क्स कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। यदि दोस्तों आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हाँ सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो सर यदि कहते हैं कि लाइक कर दिया जाए तो कर, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब्सक्राइब कर ले जाए, आपके कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा भला हो, एग्जाम में उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो, इसलिए काम करते हैं यूट्यूब, ठीक है दोस्तों। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो आज का इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।